गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल भाई लोग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। मैं बढ़िया हूँ बेटा, बढ़िया। हाँ भाई। आपको होमवर्क दे दें और आपको होमवर्क दे दें। लास्ट हमने डीपीपी कौन कौन सी कर दी थी? डीपीपी कौन कौन सी होमवर्क में दे चुके हैं अपन? 1 और 2 दे चुके ना। डीपीपी 3 3 में एक्सेप्ट 1 to 4। ये यदि मैं सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा दूं ना तो कर लेना, वरना मत करना। डीपीपी 3 का, ठीक है। इसके बाद डीपीपी 6। डीपीपी 6 4 5 अभी नहीं करनी, ठीक है। 4 5 अभी नहीं करनी है। मॉड्यूल 1 to 5 दे चुका था, 1 to 8 दे चुका था ना। ट्वेंटी सिक्स टू 52। इसके आगे के 55 के आगे, 53 के आगे के दे चुका था पहले। 26 to 52। ओके। ये होमवर्क है। डीपीपी बेटा इसी में मिलेंगी।
आप इसमें जाओगे फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर जाओगे तो वहां 3 ऑप्शन है, जिसमें से दूसरा असाइनमेंट है और तीसरा है अदर कंटेंट। पहले में तो लेक्चर होते हैं, दूसरे में असाइनमेंट होते हैं। असाइनमेंट में डीपीपी है, वीडीपीपी नाम से, अलग अलग चैप्टर की अलग अलग सारी डीपीपी डली हुई है। और तीसरा सेक्शन अदर कंटेंट, वहां मॉड्यूल मिलेगा तत्वा के नाम से, तत्वा नंबर 1। डीपीपी सीक्वेंस में रखिए बेटा, वो डीपीपी बनी हुई है, देखो सबका अपना अलग होता है चीजें पढ़ाने का सीक्वेंस। मैं इंस्ट्रूमेंट को लास्ट में पढ़ाता हूँ, तो वो उसके हिसाब से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो टॉपिक वाइज है। डीपीपी टॉपिक वाइज है, जैसे एरर इसमें 6 नंबर की डीपीपी है, ठीक है ना। हाँ, 4 1 ईयर कैलिपर, 5 स्क्रू गेज लिखा हुआ है उसके ऊपर। चलो, हाँ भाई, सर तत्वा नहीं है इस बार, मैंने देख लिया है बैच में। नहीं 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 है तत्वा, तत्वा और डीपीपी हमेशा बैच के साथ देते हैं हम, अलग नहीं होता है। और सभी के लिए है, चाहे वो कोई भी उसने वो लिया हो, कोई सा भी बैच लिया हो। नीट एडवांस कब करें? कर सकते हो, कर सकते हो। नीट एडवांस का होमवर्क दूं? नीट एडवांस का होमवर्क दूं? ये हाँ भाई, ये है डन। तो ये और वो दोनों मिला के डिस्कस करेंगे, कब करना है बता देना। ये होमवर्क और जो लास्ट दिया था वो होमवर्क, सबका डाउट डिस्कस करेंगे। थर्सडे को कर ले, थर्सडे को कर ले। चल, और हम कल बात कर रहे थे आज से रिवीजन वाली क्लासेस की, जो अपना बैकलॉग हो गया था उसकी बातें कर रहे थे ना, है ना भाई, बेसिक मैथ्स के लाइव लेक्चर्स की। तो हम सब ने चारों लोगों ने डिस्कस किया इस चीज के बारे में। तो दिक्कत ये आ रही थी कि यदि हर दिन हम ऐसा करते हैं तो 6 घंटे के आपके ये लेक्चर हैं जो रेगुलर चलते हैं वो, और साथ में 3 घंटे 3.5 घंटे का एक लेक्चर शाम को, तो 9 साढ़े 9 घंटे के डेली लेक्चर हो गए। तो इसके चक्कर में डेली शायद आपको कुछ प्रॉब्लम हो, है ना, शाम को करने में। तो एक प्लान में थोड़ा सा चेंज किया है हमने, आप बताना कैसा है, ठीक है ना। प्लान ये किया है कि डेली का बर्डन ना लेकर के, क्यों ना सिर्फ वीकेंड पे उसको कर ले। वीकेंड पे सैटरडे और संडे को, मतलब सैटरडे और संडे 2 दिन, दो सैटरडे को जैसे फिजिक्स की है, एक दिन फिजिक्स है लेकिन वो मैराथन है बड़ा, उसमें मतलब फिजिक्स का बैकलॉग खत्म, वो लेक्चर मतलब बैकलॉग खत्म, वो वाला सीन। उसमें हम शुरू करेंगे 4 बजे और रात को 12 बजे तक चलेगा, ठीक है। हाँ, टेस्ट अब देखो, फिर वो संडे को टेस्ट आप कैसे मैनेज करो वो आपकी वो है ना, टेस्ट आप मैनेज कर लेना। या तो टेस्ट का टाइमिंग चेंज करा देंगे, या तो हम टेस्ट का टाइमिंग चेंज करा देंगे, टेस्ट मॉर्निंग का कर देंगे, बात करते हैं, टेस्ट मॉर्निंग का कर देंगे, ठीक है। 4 बजे से है और 12 बजे तक, तो उस दिन मैं पूरा बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर पढ़ा दूंगा, ओके। सही है ना प्लान?
इससे क्या है कि हाँ, इस वीकेंड ये हो गया, अगले वीकेंड बायो हो जाएगी, अगले वीकेंड में बायो हो जाएगी। तो ऐसे क्या है कि रेगुलर हमारा डेली डिस्टर्ब नहीं होगा इस चक्कर में, वरना फिर डेली यही कर रहे हो तो फिर तुम होमवर्क करना छोड़ दोगे। तो डेली का डिस्टर्ब करने के बजाय, जैसे मेरा इस सैटरडे तक यूनिट्स एंड मेजरमेंट खत्म हो जाएगा, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट खत्म करते ही मैं सीधा कहां शिफ्ट कर दूंगा आपको, बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर का रिवीजन करा दूंगा। सेट है? थ्री पॉइंटों में बोला था रेगुलर क्लास, तो ये क्या है, किसके लिए पढ़ा रहा हूँ, ये 3.2 वालों के लिए तो पढ़ा रहा हूँ ये रिवीजन। मेरे को मजा आता है बेसिक मैथमेटिक्स दोबारा 8 घंटे 9 घंटे पढ़ाने में। अब उसको चाहे मैं तोड़ के 3 लेक्चर तोड़ दूं, चाहे मैं एक दिन करा दूं, तो वीकेंड वाला प्लान कर रहा है। जिसको लगता है कि नहीं सर मैं तो 3-3 घंटे का ही देखूंगा, आप 3 पार्ट में देख लेना, आप 3 पार्ट में देख लेना, उससे क्या फर्क पड़ा है। हम सोच रहे हैं ना आपके लिए, कुछ तो सोच समझ के, हमें तो उतनी देर पढ़ाना है, बल्कि हमें तो ज्यादा बेटर होता है 3-3-3। मेरे तो क्या है, सुबह 2 घंटे का लेक्चर लिया, शाम को 3 घंटे का ले लूंगा एक दिन, फिर एक दिन छुट्टी, फिर एक दिन। और तुम्हारा क्या होगा, तुम डेली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिर रिवीजन, अगले दिन भी वही, फिर रिवीजन दूसरे सब्जेक्ट का, अगले दिन भी वही, फिर ऐसे। आपके लिए बर्डन है, मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह लिया शाम को लिया फ्री। आप क्या करोगे, आपको पढ़ना भी है सारे सब्जेक्ट, आपको रिवीजन भी करना है, सब कुछ करना है। समझ गए? सबको सबको सबको। चल, ऑप्टिक्स तो खत्म है बेटा। जिसका हेड स्टार्ट बैच था स्टार्टिंग में, जो एग्जाम से पहले स्टार्ट कर दिया था, उनका रे ऑप्टिक्स हुआ है। अब यार ऑब्वियस सी बात है, वो तुम रीनीट के चक्कर में लगे पड़े थे, वो बेचारे पढ़ रहे थे, तो उन्होंने एक्स्ट्रा किया है, वो उनका एडवांटेज है। तुम अपने जब रे ऑप्टिक्स आएगा तब पढ़ना, जब रे ऑप्टिक्स की सीक्वेंस आएगी तब पढ़ना। चलो, जिसने कर लिया है उनको नहीं करना है। यार तुम्हें कितनी बार समझाऊं, मैंने कह दिया ये सबके लिए नहीं है। जिसको लगता है कि मुझे दोबारा पढ़ना है, जिसको लगता है कि यार मैंने नहीं पढ़ा मेरे को पढ़ना है, मतलब जिसको दिक्कत है वो करेगा बस। मॉड्यूल अदर कोचिंग का कर सकते हैं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें ये मिल रहा है, ये क्यों नहीं कर रहे हो? ये डिस्कशन भी होगा। अब मैं अदर कोचिंग का मॉड्यूल थोड़ा ना डिस्कस करने बैठूंगा यहाँ पे। आप कर लो, मना ही नहीं है, नॉट ए प्रॉब्लम। आप करना चाहो कर लो, आपके पास कोई और मॉड्यूल है आप कर लो। हाँ, ये भी कर लो वो भी कर लो, दोनों कर लो, बेटर है। क्यों सर, प्रैक्टिस के लिए आप कहोगे कि सर मतलब ये तो नेकी और पूछ पूछ वाली बात होगी, हैं? करो, एक नहीं 5 कोचिंग का मॉड्यूल करो, करो तो सही। करोगे तुम कुछ है नहीं, बातें करोगे बस, बातें, बातें करवा लो तुमसे। चलो, तो बेटा आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, एरर की ही फुल प्रैक्टिस होगी। फिर परसेंटेज चेंज प्रॉब्लम भी आज हम करेंगे, और टाइम बचा तो फिर हम सिग्निफिकेंट फिगर समझेंगे। चलो, इसका क्या आंसर आया, इसका क्या आंसर आया? टाइम पीरियड में 2 है, और सॉरी लेंथ में 2% है, और टाइम पीरियड में 1% है। ठीक है, क्विज कर दूं? जरा जरा टेल मी टेल मी टेल मी, ओ ओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं पता है याद कर लेना, 2π√L/g। वैसे ये एसएचएम में पढ़ते हैं, लेकिन ये एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का तो सबको याद होना ही चाहिए, काम आता रहता है। T = 2π√L/g। देखो 2π तो कांस्टेंट है, मुझे फर्क पड़ता है टाइम पीरियड की प्रोपोर्शनलिटी √L/g, √L/g से।
लेकिन मुझे परसेंटेज एरर किस में निकालना है? जी में, जी में निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल बाई जी के, तो यहां से जी प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल अपॉन टी स्क्वायर के। देखो, जी इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन टी स्क्वायर। तो परसेंटेज एरर ये मल्टीप्लाई डिवाइड वाला लग जाएगा इन जी, जी में परसेंटेज एरर हो जाएगा परसेंटेज एरर इन एल प्लस ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन टी। बस वैल्यू रख दो। एल में है 2%, एल में है 2% और इसमें है 1%। आंसर आ गया 4%। 4% इज द आंसर। देखो फ्री के मार्क्स है, देखो फ्री के मार्क्स है, फ्री के मार्क्स हैं। G2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सीधा नहीं लिख सकते, इतना मेहनत क्यों? तुम सीधा लिख लो। तुम्हें लगता है मेहनत बेटा, मुझे तो नहीं लग रही। तुम सीधा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट से कर लो, लेकिन फॉर्मूले से कर लो, मेरा तो मानना ही है। ज्यादा यूनिट यूनिट के चक्कर में ना रहो। कई बार मीटर से मीटर यूनिट कट भी जाती है। ये तो शुक्र है मीटर वाली डायमेंशन सिर्फ एल है और टाइम वाली डायमेंशन सिर्फ टी है। कई बार मीटर की डायमेंशन रेडियस हाइट दो दो आ जाती है। तुम करो ना उसमें, वो वॉल्यूम वाला किया था, मास अपॉन वॉल्यूम वाला, डेंसिटी वाला, पाई आर स्क्वायर एच, उसमें करो ना तुम मीटर क्यूब से। तो ये फालतू की चीजें कम करके सीधा फॉर्मूले से टू द पॉइंट जाकर, जब रास्ता सीधा सीधा दिख रहा है तो फालतू में अदर रास्ते नहीं, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है यहां तो सिर्फ मीटर में सिर्फ लेंथ ही है तो काम हो रहा है। यदि दो चीजें हैं, रेडियस और लेंथ दो चीजें हैं, तो तुम्हें फॉर्मूले के हिसाब से दोनों के एरर को कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ मीटर के हिसाब से वो कर लिया। तो थोड़ा सा सोच समझ के फॉर्मूले के हिसाब से जा सकते हो तो फॉर्मूले के हिसाब से जाओ, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को ये डाउट हो सकता है कि सर मैं ऐसे कर रहा था, टी का परसेंटेज एरर बराबर हाफ ऑफ, देखो टी रूट एल बाई जी है, तो टी का परसेंटेज एरर हो गया हाफ ऑफ परसेंटेज एरर इन एल प्लस हाफ ऑफ परसेंटेज एरर इन जी। ऐसे कर रहा था। तो सर देखो, इसको उधर लेके गया तो ये आ गया टी का परसेंटेज एरर और ये माइनस हाफ ऑफ एल का परसेंटेज एरर बराबर हाफ ऑफ जी का परसेंटेज एरर। और इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर का 2 ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये 1/2 हट जाएगा। तो ये माइनस नहीं आएगा, ध्यान रखना। यहां यदि हम इसको उधर ले जा रहे हैं तो माइनस में आता है, लेकिन एरर कभी माइनस नहीं करते, उसको भी हम प्लस ही करें। जैसे ये टी की पावर -2 ऊपर लिखा जाएगा तो आगे -2 आना चाहिए था, लेकिन एरर को हम माइनस नहीं करते, एरर को हम हमेशा प्लस ही करते हैं। तो याद रखना, किसी भी सिचुएशन में यदि माइनस आता है तो भी आपको एरर प्लस ही करना है, ठीक है। बोलो 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 बोलो, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? चलो ये वाला, ये वाला क्विज बना दूं, क्विज बना दूं। ये नीट 2013 का क्वेश्चन है, नीट 2013 का क्वेश्चन है। क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 83% का सही है, गजब। तो ये सिर्फ डराने के लिए इतना खतरनाक फॉर्मूला दिया है। ऐसे क्वेश्चन नीट में 3-4 बार पूछे हुए हैं, कुछ नहीं होता। जैसे ये पी अभी लेटेस्ट शायद 25 से 26 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा था, ए क्यूब बी स्क्वायर सी इंटू डी। तो कुछ नहीं होता, ये होता परसेंटेज एरर इन पी इज इक्वल टू
3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन ए प्लस 2 टाइम्स, पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, परसेंटेज एरर इन बी प्लस परसेंटेज एरर इन सी प्लस परसेंटेज एरर इन डी। सी और डी की पावर 1 है, तो ये लो आंसर आ गया। 3 टाइम्स ऑफ ए में परसेंटेज एरर, ए बी सी डी सीक्वेंस में 1 2 3 4 है, तो ये 1%, ट्वाइस ऑफ 2% प्लस 3% प्लस 4%। आंसर आ जाएगा 4 3 7 और 4 11 और 3 14, 14%। ए इज द आंसर, ए इज द आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ये बताओ, ये बताओ, ये जेईमेन 2020 का 2 का क्वेश्चन है, 1 2 3% है, किसमें? रेजिस्टेंस, करंट और टाइम में। ओके, तो हमें पूछा है हीट में। ओके, नहीं पता हो तो फॉर्मूला बता देता हूं, आई स्क्वायर आर टी होता है। क्विज बना देता हूं, सभी लोग अपना आंसर भरेंगे, सभी लोग अपना आंसर भरेंगे। लास्ट में तुक्केबाज हमारा खराब कर देते हैं रिजल्ट पूरा। 85% था, गिर करके 73 आ गया। लास्ट में तुक्केबाज आ जाते हैं। देखो बेटा, हीट डेसिपेटेड का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, जूल लॉ ऑफ हीटिंग होता है। तो परसेंटेज एरर इन हीट बराबर होगा ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन करंट। करंट में कितना है? रेजिस्टेंस में 1%, करंट में 2% और टाइम में 3%। तो करंट में 2% प्लस रेजिस्टेंस में 1%, फिर टाइम में 3%। आंसर आ गया 2 दूनी 4 3 7 और 1 8%। 8% इज द आंसर, 8% इज द आंसर। देखो 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 देखो, 8% इज द आंसर। ओके, इसका क्या आंसर आएगा? देखो देखो, डायमेंशन से कैसे करेंगे, बताओ क्या आंसर आ रहा है? एक बार बताएंगे? ईमानदारी से एक चीज पूछना चाहता हूं, मतलब सच में मेरे को मन है, ईमानदारी से, कोई भी जिसने आंसर बी और सी दिया है, बी सी डी, कोई भी जिसने बी सी डी में से आंसर दिया, ईमानदारी से कोई भी, कि सर मैंने बी दिया था, सर मेरा सी आया था, सर मेरा डी आया था, कोई भी ईमानदारी से बता दीजिए। मैं जस्ट बात करना चाह रहा हूं, मैं समझना चाह रहा हूं कि कैसे। चलो विशाल बेटा, एक बात बात करते हैं। विशाल भाई, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? शिव्यांश, अनम्यूट कर, आवाज आ रही है? शिव्यांश, हाँ, एक बार बताओ कैसे आंसर आया तुम्हारा, क्या आंसर दिया था तुमने? कैसे, मतलब डी कैसे आया? नहीं तो इतना जल्दी? अच्छा, ये क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूँ, होमवर्क में नहीं दिए थे?
तो फिर नीट में मान लो एक क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, तो लास्ट में आते आते उसका आंसर कुछ भर के आ जाओगे, तो फिर यहाँ कैसे भर रहे हो? जब तुमने होमवर्क नहीं किया और तुमसे यहाँ सोल्व नहीं हुआ, तुक्का लगा के सही भी हो जाएगा, क्या फायदा? क्या फायदा? तुम अपने आप को नहीं, मान लो गलती से तुम्हारा सही हो जाता, मान लो तुक्का लग गया तुम्हारा सही हो जाता, कितना कितना खुशी मिलती तुम्हें, मतलब कितना खुशी मिलती, मैं जस्ट जानना चाह रहा हूं, क्या उससे खुश हो जाते तुम? हैं? तो फिर क्या फायदा है भाई? ना तो खुशी मिल रही है, ना कुछ सीख रहे हो, ना तुम होमवर्क कर रहे हो, और गलत मार्क्स देकर के मतलब क्या फायदा? क्या है मेरे को तो, मैं सभी से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आपसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी से बोल रहा हूँ बेटा, गल तुक्काबाजी से आंसर देने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। नहीं होमवर्क करके आए, एक्सेप्ट करो, गलती मानो खुद की और झापट लगाओ खुद की। हर क्वेश्चन पे एक झापट लगाओ, आवाज आनी चाहिए, गाल लाल हो जाना चाहिए, घर से कमरे से बाहर निकलो जब घर वाले बोला अरे क्या हुआ, किसने पीटा? सर ने पीटा, ऐसा होना चाहिए। देखो हमें कोई क्वांटिटी एक्स दी है जो कि ऐसे डायमेंशन के टर्म्स में दी है, मास की पावर ए, लेंथ की पावर बी, टाइम की पावर सी, इसमें बताने का कुछ है ही नहीं। मास, लेंथ और टाइम तीनों में, यहां पे देखो इसने बोला परसेंटेज एरर इन एमएलटी, मास लेंथ टाइम के मेजरमेंट में अल्फा बीटा गामा परसेंटेज एरर है। तो हमें पूछा है एक्स क्वांटिटी में परसेंटेज एरर क्या होगा, तो सीधा सीधा है परसेंटेज एरर इन एक्स, सीधा सीधा हो जाएगा ए टाइम्स ऑफ मास का परसेंटेज एरर जो कि अल्फा है, बी टाइम्स ऑफ लेंथ का परसेंटेज एरर जो कि बीटा है, सी टाइम्स ऑफ गामा। इसमें कोई और आंसर आ ही नहीं सकता यार। अरे यदि पावर निगेटिव होती और तुम यहां माइनस लगा रहे होते तो भी मैं सोचता कि तुमने ये किया। इसका तो और बाकी ऑप्शन का कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा, पता नहीं कहां से आंसर टिक कर देते हैं, हद हो रही है। इसका बताओ, इसका बताओ। चलो बेटा, जिसको नहीं पता हो बता दू, टोर्क क्या होता है? टोर्क, टोर्क का डायमेंशन क्या होता है? ये होता है ml2t-2, ये होता है टोर्क का डायमेंशन। अब बोला कैलिब्रेटेड, अब देखो थोड़ी लैंग्वेज बदल दी, एरर की बजाय ये कैलिब्रेशन कर रहा है जिसमें कुछ अनसर्टेनिटीज हैं। बोला कैलिब्रेटेड टू रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मास लेंथ एंड टाइम ईच विद 5% एक्यूरेसी, मतलब 5% की उसमें एरर है, ऐसे समझो इसको। कैलिब्रेट कर रहे हैं 5% एक्यूरेसी, मतलब वो ये खुद बोल रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट 5% की हर में, जैसे मास लेंथ टाइम सबके मेजरमेंट में 5-5% की एरर है। तो बोला है द मेजर टोर्क ऑफ द टोर्क मीटर विल हैव नेट एक्यूरेसी, ओवरऑल कितनी होगी, सबका एरर ऐड ही होगा, हम मैक्सिमम एरर निकालेंगे। तो टोर्क में एरर होगा परसेंटेज एरर इन टोर्क, ये होगा मास का 1 गुना मास में 5%, 2 गुना लेंथ में 5%, लेकिन माइनस नहीं आएगा, यहां भी प्लस, 2 गुना ये भी 5%, 25% इज द नेट एक्यूरेसी। बस लैंग्वेज बदल रहा है, उससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेथड वो का वो है। वैसे देखा जाए तो ये एक बड़ी एरर है, इतनी बड़ी एरर है, अप्रोक्सीमेट 25% हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना, ऑप्शन में दे रखा है इसलिए हमने सीधा ऐसे ही कर लिया। एक ये क्वेश्चन देखो, ये किया
हाँ, एरर हमेशा ऐड ही होता है। ये किया। द टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड टू 50 सेकेंड यूजिंग ए स्टॉप वॉच ऑफ लीस्ट काउंट 0.4 सेकेंड। एक चीज बताऊं, ये ध्यान रखना, नोट करके लिख देता हूं। इफ error in measurement is not given, then we take least count of instrument as the maximum permissible error। यदि कभी लीस्ट काउंट दे रखा है, एरर नहीं दे रखा, तो लीस्ट काउंट ही एरर ले लेते हैं कि उस मेजरमेंट में जो लीस्ट काउंट है इंस्ट्रूमेंट का, वो उस मेजरमेंट की एरर है। अब यहां जरा ध्यान से देखना क्या बोला है। 30 ऑसिलेशन एक सिंपल पेंडुलम के जो हैं उसको 50 सेकंड मेजर किया गया। मान लेते हैं लेट वन ऑसिलेशन इज इक्वल टू टी सेकेंड। एक ऑसिलेशन टी सेकेंड का है। कितने सेकंड का है? टी, टाइम पीरियड टी है। तो हमें दिया है 30 ऑसिलेशन मतलब 30 टी। ये हमें 50 सेकंड का गिवन है। तो हमारा टी जो है वो आ जाएगा 5/3 सेकंड। यदि हमसे टाइम पीरियड पूछे तो 5/3 सेकंड है। लेकिन हमसे पूछा क्या है? द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड। हमसे पूछा है परसेंटेज एरर, ध्यान से सुनना, परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। तो ये डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100% आएगा। बताओ डेल्टा टी, तो एरर तो कितना हो जाएगा? डेल्टा टी तो कितना है? 0.4 सेकेंड है। देखो स्टॉप वॉच से यूज कर रहे हैं, इसका डेल्टा टी एरर जो है वो 0.4 सेकेंड का हो जाएगा क्योंकि ये ही लीस्ट काउंट है। तो एरर तो आ गया 0.4 सेकेंड, टाइम पीरियड आ गया 5/3 सेकेंड गुना 100। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बोलो बोलो बोलो। डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। हाँ भाई, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। देखो 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 देखो, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। जवाब है 9। ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि 0.4 सेकेंड एरर is the error in 50 seconds, not in 5/3 सेकेंड। ये जो हम एरर ले रहे हैं ना 0.4, ये 0.4 की एरर 5/3 में नहीं है। 5/3 तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग सेकेंड में 0.4 की एरर थोड़ा है। ये 0.4 की एरर है 50 सेकेंड के मेजरमेंट पे। फर्क पड़ता है, आप 50 सेकेंड मेजर करो और आप 5 सेकेंड मेजर करो इसी घड़ी से, तो परसेंटेज एरर दोनों का लगाएगा, एरर सेम आएगा, एरर उसका फिक्स है 0.4 देगी। अब इस घड़ी से आप चाहे 2 सेकेंड मेजर करो, चाहे 20 करो, चाहे 50 करो, इसको फर्क नहीं पड़ता, एरर इसका 0.4 है। जो लीस्ट काउंट है वही एरर है। तो सिंपल सी बात है, हम ज्यादा टाइम मेजर करेंगे तो परसेंटेज एरर कम आएगी। जितना बड़ा टाइम मेजर करोगे एरर तो उतना ही है 0.4, लेकिन परसेंटेज एरर कम होती चली जाएगी। तो जब भी मुझे किसी एक छोटे टाइम पीरियड को मेजर करना है, जैसे एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मेजर करना है, तो मैं सिर्फ एक ऑसिलेशन ना मेजर करके कई ऑसिलेशन होने दूंगा। उससे क्या टाइम बड़ा हो जाएगा, और बड़े टाइम में जो 0.4 की एरर है वो कम परसेंटेज एरर देगी। इसे बोलते हैं दिमाग लगाना।
एक एक टाइम पीरियड ना करके ज्यादा ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालो। ये चीज आपको प्रैक्टिकली समझनी भी चाहिए कि अच्छा ऐसा करते हैं। यदि मान लो आपको एक ऑसिलेशन हो रहा है, उसका टाइम पीरियड निकालना है, तो एक तरीका तो हम घड़ी ले और बस एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकाल दें, बिना मजदूरी के हमने जवाब निकाल दिया, लेकिन उसमें एरर बड़ी आएगी। लेकिन वही उसी घड़ी से आप एक ऑसिलेशन की जगह 10 ऑसिलेशन मेजर करो तो टाइम बड़ा हो गया, तो उस बड़े टाइम में एरर तो अभी भी उतना ही होगा जितना एक लीस्ट काउंट है उसका। 0.4 दे रहा तो 0.4 का ही एरर देगा। तो अब बड़े टाइम में 0.4 का एरर कम परसेंटेज एरर देगा। क्या ये बात क्लिक कर रही है? क्या ये बात सभी को क्लिक कर रही है? बोलो 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 बोलो। तो यदि इसका सही आंसर बात करें तो इसका होगा परसेंटेज एरर इन टी, ये होगा 0.4 अपॉन 50 इंटू 100%। 50 दूनी 100, ये आ गया 0.8%। 0.8%। तो टाइम पीरियड में अब कुछ लोग कहेंगे सर सर ये एरर तो 50 सेकंड का है ना, हमें तो टी में मतलब 5/3 सेकंड में एरर पूछा था परसेंटेज एरर, आप इसका क्यों निकाल रहे हो? सर ये एरर तो 0.8% की जो एरर है ये तो 50 सेकंड का है, आप इसका एरर इतना क्यों बता रहे हो? 50 क्यों लिया? क्योंकि हमने 50 सेकंड मेजर किया है। परसेंटेज एरर में एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू, परसेंटेज एरर किसी भी मेजरमेंट का होता है एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू इनटू 100। बोलो हाँ या ना? तो अब मेजर्ड वैल्यू यहां 5/3 सेकंड नहीं है, वो तो हमने इससे निकाला है। यहां मेजर्ड वैल्यू 50 सेकंड है, तो एरर जो 0.4 की है वो 50 सेकंड में है, तो एरर अपॉन जो मेजर किया इंटू 100%। ठीक है? हाँ, विकास पूछ रहा है कि एरर इन मेजर टाइम पूछा है सर, 50 सेकंड का ही निकालेंगे। नहीं 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 नहीं, इसने बोला मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड बोला है, इसने मेजर टाइम नहीं बोला। बोलने में तो इसने बोला है मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो 5/3 सेकंड है, टाइम पीरियड तो 5/3 सेकंड है, लेकिन हमने यहां 50 लिया, उसका लॉजिक रीजन अलग है। हमने ये 50 इसलिए लिया है क्योंकि एरर जो 0.4 है वो 50 सेकंड का है, ना कि 5/3 का। तो 5/3 क्यों निकाला आपने? मैंने जस्ट आपको ये चीज समझाने के लिए, जबरदस्त। देखो, मेरा काम है कि आप जब एक प्रॉब्लम कर रहे हो तो मैं सिर्फ उस क्वेश्चन को करवा के निकलना नहीं चाहता। यदि मैं सिर्फ उस प्रॉब्लम को करवा के निकलना, भागने की वो होता, तो मैं ना ये बताता ना ये बताता, सीधा ये बताता, तुम खुश रहते, मैं खुश रहता, मजा आ जाता और अभी तक अगले क्वेश्चन पे होते। लेकिन मेरा मकसद होता है कि मैं आपको जो 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 गलत फहमी आपके दिमाग में एग्जाम के दौरान आ सकती है, वो गलत फहमी मैं पहले क्रिएट करता हूं। वो हो सकता है इसको अलग तरीके से बदल के इसी चीज में क्यों बात कर ले। तो मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं आपको पहले वो बताऊं कि देखो ऐसा करें तो कोई ना कोई तो ऐसा सोच सकता है ना कि हो सकता है आज नहीं तो हम कल क्वेश्चन सोल्व करें, तब हमारे दिमाग में ये क्लिक करे कि ऐसा करें। तो हमें पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि नहीं ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 5/3 सेकंड हमने मेजर नहीं किया, मेजर हमने 50 सेकंड किया। अभी भी एक मन में डाउट है, अभी भी एक मन में डाउट है। क्या डाउट है? कि सर हमसे एरर इस 50 सेकंड का परसेंटेज एरर थोड़ा ना पूछा है, हमसे तो टाइम पीरियड का परसेंटेज एरर पूछा है। आपने तो 50 सेकंड का परसेंटेज एरर निकाला, इसको टाइम पीरियड का परसेंटेज एरर कैसे लिख दिया? तो अब उसके लिए मेरा एक जवाब है, ध्यान से सुनना, समझना मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दुकान पे शॉपिंग करने जाते हो, तो वहां लगा हुआ है 50% ऑफ। आप मॉल में गए और लगा हुआ है 50% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ। अब आपने वहां से 1,000 रुपए और 500 रुपए की एक टी शर्ट ली, 500 की, 1,000 की पैंट ली, 1,500 रुपए की आपने एमआरपी की, 1,500 एमआरपी हो गया, 500 और 1,000। तो क्या लगता है 50%, 1,500 का 50% करूं या 500 का 50 करूं, 1,000 का 50 करूं, फिर जोड़ू, क्या करूं? 50% फ्लैट ऑफ लगा हुआ है, तो मैं 1,500 का 50% निकाल लूं तो सही रहेगा
या 500 का अलग निकालू, 1000 का अलग निकालू, उनको ऐड करूं तो सही रहेगा? दोनों का सेम ही आएगा। 500 का 50 आएगा 250, 1000 का 50 आएगा 500, 500 और 250 हो गया 750, 1500 का 50 भी 750। परसेंटेज इसीलिए यूज किया जाता है कि हम कितने भी बड़े वैल्यू के लिए, कितने भी छोटे हिस्से के लिए परसेंटेज तो उतना ही देगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल, आप टोटल का 50% करो या उन अलग हिस्सों का 50% करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेम ये बात है, यदि इस पूरे मेजरमेंट में 0.8% की एरर है, मतलब 50 सेकंड में 0.8 की एरर है, तो अब इसका यदि 5/3 का निकालोगे तो इसका 0.8% निकाल देना। इसका 0.8% वो इस टाइम पीरियड में एरर हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। दैट इज एब्सोल्यूट एरर, नॉट परसेंटेज। परसेंटेज सेम रहेगा, इसका परसेंटेज भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा, 10 टाइम पीरियड में भी परसेंटेज एरर उतना ही होगा। यदि मान लो आपसे पूछे कि मैंने 50 सेकंड मेजर किया 30 ऑसिलेशन का, लेकिन आपको 10 ऑसिलेशन का एरर बताना है, तो भी इतना परसेंटेज को फर्क नहीं पड़ेगा। आपने ये मेजर किया, अब इससे आप एक सिंगल टाइम पीरियड का परसेंटेज एरर निकालो, 2 का निकालो, 3 का निकालो, 5 का निकालो, इतना ही आएगा। टोटल का निकालो, इतना ही, परसेंटेज उतना ही रहेगा। हाँ, एब्सोल्यूट एरर अलग लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल, 1500 का डिस्काउंट निकालोगे 750 आया, 500 वाले का इंडिविजुअल डिस्काउंट निकालोगे 250 रुपए, 250 रुपए आया 500 वाले का। परसेंटेज वही 50%, परसेंटेज वही 50 है, लेकिन एब्सोल्यूट डिस्काउंट अलग आया, अमाउंट अलग आया, परसेंटेज सेम आया। इसीलिए परसेंटेज यूज होता है। बोलो बोलो बोलो। तो यदि आपसे पूछे कि एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, तो इसका 0.8% कर देना, या आप सीधा भी कर सकते हो कि 50 सेकंड में एरर है 0.4 का, तो 1 सेकंड में होगा 0.4/50। तो जितना भी पूछा उतने कितना एरर होगा, वो यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो, यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो, वही बात आई। क्लियर? परसेंटेज से एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? परसेंटेज एरर होता है डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। ये 0.8 है, तो इसको टी से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड कर दो, डेल्टा टी आ जाएगा। अरे डेल्टा टी निकालना है तो टी से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, ऐसे निकालते। कोई भी परसेंटेज एरर से एब्सोल्यूट एरर मतलब ये वाली चीज की वैल्यू निकालनी है, दैट्स ऑल। ठीक है? 5/3 में भी, हाँ बिल्कुल, 5/3 सेकेंड में भी 0.8% का एरर होगा, 50 सेकेंड में भी 0.8% का एरर होगा, परसेंटेज एरर सेम होगा। क्लियर? ये देखो, उसी चीज को समझाने के लिए दूसरा क्वेश्चन है, सेम वही चीज है लेकिन अलग तरीके से ये समझाएगा। जैसे अभी मैंने बोला था ना कि हम बड़ा टाइम मेजर करते हैं तो परसेंटेज एरर घट जाती है। यदि एक घड़ी से हम 10 सेकंड मेजर करेंगे तो जो उसमें परसेंटेज एरर आएगा उससे कम एरर आएगा यदि हम 10 की बजाय 20 सेकंड उससे मेजर करेंगे। 50 करेंगे तो और भी कम आएगा, क्योंकि एरर फिक्स है और टाइम बढ़ाते जा रहे हो, परसेंटेज एरर घटता जा रहा है। तो उसी को समझाने के लिए ये क्वेश्चन है। किया किसी ने? देखे किस किस का सही आंसर आया था, चेक करें, देखे किस किस का आंसर सही आया था। बी आंसर वाले बढ़िया बेटा, लेकिन जो 35% जिन्होंने ए आंसर दिया है, बेटा आप क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हो। आपने सोल शायद सही किया है लेकिन क्वेश्चन पढ़ा सही से नहीं है। ध्यान से देखना, मैं अभी पूरा एक्सप्लेन करता हूं। A student performed experiment with simple pendulum and measured time for 10। पहले उसने क्या किया, 10 वाइब्रेशन। लेट्स सपोज वन वाइब्रेशन जो है, वन वाइब्रेशन टी टाइम के इक्वल है। वन वाइब्रेशन किसके इक्वल है? टी सेकेंड के। तो 10 वाइब्रेशन हो जाएगा 10 टी के इक्वल। ठीक है, लेट एरर जो है वो है डेल्टा टी। बेटा जो जिस भी इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हो
उस इंस्ट्रूमेंट का एरर डेल्टा टी का है, और आपने इससे 10t मेजर किया। इफ ही मेजर टाइम फॉर 100 वाइब्रेशन, यदि 10t की बजाय 100t मेजर करे, द रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड विल रिड्यूस बाई, रिलेटिव एरर रिड्यूस कितने से हो जाएगी? देखो हम जानते हैं रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर कम हो जाएगी, जितना बड़ा टाइम मेजर करोगे रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर उतना ही छोटा आएगा। यदि मैं बात करूं रिलेटिव एरर इसका, रिलेटिव एरर इसका ये आएगा डेल्टा टी अपॉन टाइम पीरियड। डेल्टा टी अपॉन टाइम पीरियड कितना है? 10t। अब आपने क्या किया? 100 वाइब्रेशन मेजर किए, तो इसका टाइम हो जाएगा 100t। एरर अभी भी सेम रहेगा, एरर तो इंस्ट्रूमेंट का है, ये तो सेम ही रहेगा। जो इंस्ट्रूमेंट है आपने वो तो नहीं बदला भाई, जैसे पिछले केस में 0.4 है, वो 0.4 फिक्स है। तो इस बार रिलेटिव एरर जो आएगा इस केस का, वो आएगा डेल्टा टी अपॉन 100t। तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो 10वां हिस्सा बचा है, इस वाले का 10वां हिस्सा बचा है। यदि मैं इसको बोलता हूं, यदि मैं इसको x बोलता हूं, तो ये वाली जो चीज है ये x का 10वां हिस्सा है, x/10। कोई चीज 100 से 10 बच रही है, 10वां हिस्सा, मतलब 100 थी अब 10 बच रही है, कितने परसेंट घटी? कितने परसेंट घटी? बोलो बोलो बोलो, कितने परसेंट घटी? कोई चीज 100 से 10 हो गई बेटा, 10% बची है, घटी कितना? वो 10% बची है, घटी कितना? परसेंटेज चेंज, परसेंटेज डिक्रीज। ये निकालेंगे इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100%। x से x/10 होगी, ये आएगा 90%। 90% घट गई। तुम्हारे पास 100 रुपए थे, अब 10 बचे हैं, मतलब तुम्हारे पास अब 10% बचे हैं, 90% गए, 90% गए। तो कोई चीज अपनी एक्चुअल वैल्यू का 10वां हिस्सा बची है, दैट मीन्स 90% डिक्रीज हो गई। देखो देखो, 90% डिक्रीज हो गई। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? मुजम्मिल हसन पूछ रहे हैं सर डीपीपी और नोट कहां मिलेंगे, एक बार बात करते हैं आपसे। मुजम्मिल भाई आवाज आ रही है? हाँ भाई बोलो बोलो। मुजम्मिल हसन भाई आवाज आ रही है? हैं? हाँ अब पूछो, क्या कब? कब? अब पूछो क्या पूछ रहे हो? क्या? आप आपने आप क्लासेस कब से देख रहे हो? 2 दिन या 2 महीने? अच्छा 2 दिन हुए हैं, अभी लेटेस्ट ज्वाइन। ऐप के ऊपर देखो, आपने ऐप में ढूंढने की कोशिश करी? ऐप में ही होगा सब कुछ, जहां से आप लेक्चर लेते हो। जैसे फिजिक्स के अंदर जाओगे, फिजिक्स के अंदर जाओगे तो वहां पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक जगह लेक्चर दिखते हैं और दूसरी जगह असाइनमेंट का ऑप्शन आएगा, ऐसे 3 ऑप्शन दिखेंगे वहां पे, असाइनमेंट, अदर कंटेंट और लेक्चर वीडियोज। तो असाइनमेंट में डीपीपी होंगे, अदर कंटेंट में होंगे मॉड्यूल। ठीक है? ओके चलो आगे बढ़े। एक ये क्वेश्चन दिया था, एक ये क्वेश्चन दिया था, एक बार और समझा दो। आर ई स्क्वायर वाला समझ नहीं आया, क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? एक बार ये एम डी ईद, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद ईद नाम है या क्या है?
आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? बोलो 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 बोलो। आवाज आ रही है? देखो भाई, यदि अपना डाउट होता है तो एक तो मैं तुम्हें कई बार बोल चुका हूं, क्लास में ऐसे बैठो कि आप माइक आपका म्यूट किया जाए तो आप तुरंत जवाब दो, वरना फिर मैं इस चीज को बंद कर दूंगा। मैं ये इसलिए करता हूं कि यदि आपका एक्चुअल डाउट है तो आप इजीली पूछ पाओ, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ। ये ऐसे होगा जैसे आप ऑफलाइन में बैठे हैं, आपने क्वेश्चन पुट अप किया और मैं आपको जवाब दे रहा हूं, और इससे क्या बाकियों का भी फायदा है जो डाउट हो। लेकिन नुकसान ये ज्यादा है कि बहुत से 10 में से 5 बच्चे तो जवाब भी नहीं देंगे, तो फिर इस चीज का कोई फायदा नहीं है। कुछ बच्चे लाइब्रेरी में होते हैं तो फिर बेटा उनका तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, उनका मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ बताओ? लाइब्रेरी पे वालों को फोन करके बोल दूं कि भाई ये डाउट पूछेगा, या कोपचे में जाके बैठा करो लाइब्रेरी में जहां धीरे धीरे बोल पाओ। हेडफोन लगा के रखते हो तो उसमें माइक वाला ऑप्शन भी आता है, तो पास करके बोल सकते हो। चलो, ऑब्जर्वेशन को जितना इंक्रीज करेंगे एरर उतना ही कम हो जाएगा। एरर नहीं बोलो, परसेंटेज। देखो, पढ़े लिखे लोगों की तरह बात किया करो। एरर नहीं चेंज हो रहा है। आप कोई घड़ी से कोई टाइम मेजर कर रहे हो तो घड़ी का जो लीस्ट काउंट है वो उसका एरर है। अब तुम चाहे कितना ही टाइम मेजर करो, एरर उसका फिक्स है। व्हाट विल चेंज? परसेंटेज एरर, वो घटेगा। जितना टाइम ज्यादा करोगे, परसेंटेज, देखो परसेंटेज एरर होता है डेल्टा टी, एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू इनटू 100। तो मेजर्ड वैल्यू जितना बढ़ाओगे एरर उतना ही है, तो परसेंटेज एरर डिक्रीज करेगा। ठीक है? सूरज बेटा, तुम्हें लगता है कि पीडीएफ से पढ़ूंगा, पढ़ लो, लेकिन मोबाइल में मत पढ़ना पीडीएफ से। टैब है, लैपटॉप है, देन ओके, बट ज्यादा बेटर रहेगा प्रिंट निकलवा लो। प्रिंटेबल फॉर्म के नोट्स भी मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं। प्रिंटेबल फॉर्म में नोट्स मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं। एससीपी सर ऑफिशियल टेलीग्राम सर्च करना, वहां प्रिंटेबल नोट्स हैं, वो निकाल लो। ठीक है? ओके। सर एरर 0.4 है, टाइम 50 सेकेंड है, तो 5/3 क्या है? टाइम पीरियड। टोटल मेजर टाइम इज 50 सेकेंड। टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन इज 5/3 सेकेंड। एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 5/3। उस रीडिंग को हम लिखेंगे टाइम पीरियड। यदि हमसे पूछा जाए कि टाइम पीरियड कितना है, तो जवाब आएगा 5/3 सेकेंड प्लस माइनस 0.8%। ऐसे लिखिए, मतलब ये तो हमारा टाइम पीरियड जो फाइनल में निकाला, और ये उसमें परसेंटेज है। ऐसे जवाब लिखिए, ये टाइम पीरियड है। टोटल 50 मेजर किया है हमने, उसमें एरर था 0.4 का, उसमें भी प्लस माइनस 0.8%। लेकिन हमारा जवाब ये होगा, हमारा मेन मकसद था टाइम पीरियड निकालना, 50 सेकेंड निकालना नहीं, टाइम पीरियड निकालना। तो हमने 30 ओसिलेशन का टाइम पीरियड 50 मेजर किया, तो एक ओसिलेशन इतना आ गया। अब उसमें एरर कितना है? 0.8%। ठीक है? ओके। चलो, चलो इसको सोल्व करते हैं। अब देखो बेटा, बोला है कि अब देखो, हमसे बोला है कि दो रजिस्टर हैं जिनका रजिस्टेंस R1 दिया है, R1 दिया है 20 प्लस माइनस 0.2 ओम। तो ये R1 है, ये उसमें एरर है। ऐसे ही R2 दिया है 50
प्लस माइनस 0.1 ओम। तो ये डेल्टा R1 है, ये वाली जो टर्म है ये डेल्टा R2 है, और ये वाली जो टर्म है ये डेल्टा R1 होगा। अब बोला फाइंड परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जब रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब मैं अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या हमने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें इसका इक्विवेलेंट निकालना हमने सीखा? हमने क्या क्या पढ़ा है, जस्ट रिवाइज करते हैं। दो क्वांटिटी को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, क्या यहां दो क्वांटिटी डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट हुई है? क्या हम R1 और R2 जो मेजर किया है क्या उनको डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? नहीं। चलो, हमने सीखा है जब दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, तो क्या यहां R1 और R2 दोनों को मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है? जवाब है नो। क्या किया है फिर? हमने एक्चुअल में R1 और R2 को ऐड ना करके पहले R1 का उल्टा किया, इनवर्स, फिर R2 का उल्टा किया, फिर उनको ऐड किया। तो अब हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि सीधा सीधा R1 R2 ऐड है। R1 प्लस R2 अलग चीज है, 1/R1 प्लस 1/R2 अलग चीज है, और वो भी 1/R इक्वलेंट है 1/R1 प्लस 1/R2। मतलब मैं उल्टा कर रहा हूं, फिर उनको ऐड कर रहा हूं, और जो ये रिजल्ट आ रहा है फिर इसको उल्टा करना है, तब जाके R इक्वलेंट आएगा। तो डायरेक्टली हमने ऐसा कोई तरीका नहीं पढ़ा है अभी तक जिससे इसको सोल्व कर पाए। अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट आएगा, सर एक काम करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। सर इसको सोल्व करेंगे, 1/R इक्वलेंट है 1/R1 प्लस 1/R2। इसका एलसीएम लेंगे, ये आएगा R1 R2, तो यह आ जाएगा R1 प्लस R2। तो यहां से R इक्वलेंट आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखो सर हमने ये पढ़ा है, देखो सर हमने ये पढ़ा है, R इक्वलेंट पढ़ा है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये पढ़ा है हमने। सर देखो ये तीन चीजें मल्टीप्लाई, ये दो ऐड हो रहे हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन क्या हमने ऐसा सच में पढ़ा है? क्या देखो हमने पढ़ा है कि दो क्वांटिटी ऐड हो रही हैं तो उनका एरर कैसे निकालें, दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई डिवाइड है तो कैसे निकालें, लेकिन एक साथ तो हमने नहीं पढ़ा कि वही दो क्वांटिटी जो मल्टीप्लाई हो रही है वही दो ऐड होकर के उसमें डिवाइड हो रही है, ऐसा तो नहीं पढ़ा। फिर किसी एक समझदार आदमी ने आइडिया दिया कि काम करते हैं, इस R इक्वलेंट को लिखते हैं R1 R2 अपॉन R3। ये जो R3 है ये एक्चुअल में R1 और R2 का सम है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कोई नहीं समझाएगा, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को। मैंने क्या किया, इस वाली टर्म को R3 नाम दे दिया, तो ये हो गया R1 R2 अपॉन R3। अब कोई मुझसे पूछे R1 कितना है, मैं जवाब दूंगा 20 प्लस माइनस 0.2। पूछे R2 कितना है, 50 प्लस माइनस 0.1। कोई पूछे R3 कितना है, इन दोनों का सम 20 और 50 70 प्लस माइनस 0.3 ओम, ये R3 है। तो अब क्या मैं बोल सकता हूं कि तीन चीजें हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में है, तीनों का परसेंटेज एरर ऐड कर दो, तीनों का परसेंटेज एरर ऐड कर दो। बताओ इसमें कोई दिक्कत? भाई R1 का परसेंटेज एरर निकाल लोगे, R2 का परसेंटेज एरर निकाल लोगे, R3 का परसेंटेज एरर निकालना कौन सी बड़ी बात है, 0.2 अपॉन 20 इंटू 100। तीनों का परसेंटेज एरर निकाल लेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत? लेकिन देखो ऐसा कर सकते हैं, बट ये गलत है, और हो सकता है रेयर किसी बुक में आपको ऐसा करा हुआ दिख भी जाए,
बट ये गलत है। आप सोचो सर इसमें गलत क्या है, कुछ तो गलत नहीं किया। देखो गलत ये इसलिए है क्योंकि जिस R3 की आप बात कर रहे हो, जिस R3 की आपने बात की 70 प्लस माइनस 0.3, अब क्या है तुमने इसको एक अलग क्वांटिटी मान लिया R3, बल्कि एक्चुअल में R3 एक डिफरेंट क्वांटिटी नहीं है। हाँ, यदि R3 R1 और R2 से दोनों रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट एक क्वांटिटी होती, नया रेजिस्टेंस होता R3, तो आप ऐसा कर सकते थे। मतलब R1 R2 R3 एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते तो आप ऐसा कर सकते थे, लेकिन यहां R3 जो है R1 और R2 पे डिपेंड करता है, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। तो आप डायरेक्टली R3 को एक नई क्वांटिटी नहीं मान सकते, क्योंकि रीजन पता है क्या होता है, जब हम परसेंटेज एरर निकालते हैं तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालते हैं। याद है मैंने बताया था, जब भी हम परसेंटेज एरर बताते हैं तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर बताई जाती है, और मैक्सिमम परमिसिबल एरर के लिए हमें क्या करना होता है, जो एरर्स होती हैं उनको ऐड करना होता है। माइनस साइन भी आता है तो भी हम ऐड करते हैं। तो ध्यान से देखना, यहां R1 का एरर और R2 का एरर ऐड होगा, मतलब दोनों के एरर प्लस साइन के साथ लिए जाएंगे। लेकिन नीचे जो R3 है, जब ये ऊपर आएगा तो माइनस साइन के साथ आएगा। बोलो आएगा या नहीं? R3 की पावर, ये एक्चुअल में लिखा होगा R1 R2 R3 की पावर -1। तो इसका जो एरर है वो माइनस साइन के साथ लेंगे तब जाके ये ऐड होगा, क्योंकि एक माइनस ये और एक माइनस एरर का लेंगे तब जाके ऐड होगा। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, R3 जो है उसका एरर तो माइनस के साथ ले रहे हो और R1 R2 का एरर प्लस के साथ ले रहे हो, और आप दोनों को एक साथ कर रहे हो। ये काम दोनों एक साथ कर रहे हो, जो कि हम कह रहे हैं कि R3 तो अलग नहीं है, वो तो R1 और R2 से ही है। तो एक्चुअल में जब डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है तो यहां प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हो सकती है कि ऐसी सिचुएशन में आप एक ही क्वांटिटी की एरर को एक जगह पॉजिटिव ले रहे हो, एक जगह निगेटिव ले रहे हो, जो कि सही नहीं है। या तो वो पॉजिटिव होगी या वो निगेटिव होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक जगह उसको पॉजिटिव ले लिया एक जगह निगेटिव, इसलिए ये मेथड गलत होता है। आप एक वेरिएबल को एक ही बार एरर में काउंट करो, अलग अलग काउंट नहीं करो। R3 बोल करके R1 R2 को अलग से यूज मत करो, वो एक न्यू वेरिएबल नहीं है। किसी को मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? यदि कभी ऐसा मिल जाए तो बेटा ये सिर्फ तब कर सकते हैं जब ये एक नया वेरिएबल है, तरीके से ऐसे सिचुएशन में इसको हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब बात आती है क्या करें ऐसे सिचुएशन में। ना तो हमने इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है, ना जो हमने पढ़ा है उसमें ये सेट हो रहा है, मुश्किल से ऐसे सेट किया था, इसमें ये एरर बता रहे हो। तो अब क्या करें, क्या करें? देखो जब भी हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आए जो हमने नहीं पढ़ी है, तो हमें फिर बेसिक मेथड, फंडामेंटल मेथड से जाना पड़ता है। फंडामेंटल मेथड होता है दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो। याद करो तो हमने प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, दो चीजें ऐड, सबको हमने डिफरेंशिएशन से निकाला था। चलो इसको भी डिफरेंशिएशन से निकालेंगे। ठीक है, तो करेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ साइड। देखो बेटा पहली बात तो एक बात बताऊं, 99.9% चांस है कि आपसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से एक्स्ट्रा नहीं जाएगा नीट में, क्योंकि यहां ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए डिफरेंशियल मेथड से जाना पड़ता है, जो कि वो नीट में नहीं करवाना चाहिए, उसको नहीं करवाना चाहिए। लेकिन फिर भी 0.1% यदि जाए तो उस सिचुएशन के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं, बाकी चांस नहीं है कि वो जाएगा, आज तक तो नहीं गया। ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ। अब दोनों तरफ जैसे मैं 1/, तुम्हें पता है डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये होता है -1/x²। हाँ या ना? वो ln x नहीं होता नालायक, वो इंटीग्रेशन होता है। 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। लेकिन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिखेंगे dx।
एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो दिखेंगे dx, क्योंकि यहाँ मल्टीपल वेरिएबल है, r इक्वलेंट r1 r2 अलग अलग के रेस्पेक्ट में होगा, तो किसके रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया, इनटू डी में, डी के साथ उसको लिख दो। तो तुम्हें बताओ 1/x का आया है -1/x² इंटू dx, मतलब -dx/x² आया है। तो बताओ 1/r इक्वलेंट का क्या आएगा, 1/r इक्वलेंट का डिफरेंशिएशन क्या ऐसा लिख सकता हूं, -dr इक्वलेंट अपॉन r इक्वलेंट का स्क्वायर, हाँ या ना, क्या ऐसा लिख सकता हूं, -1/x² इंटू dx, तो -1/r इक्वलेंट स्क्वायर इंटू dr इक्वलेंट बराबर आ गया, इसको r1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यह आएगा -dr1 अपॉन r1 स्क्वायर, और r2 का तो r1 के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। जब मल्टीपल वेरिएबल होता है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन चलता है, मतलब हम एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो r1 के रेस्पेक्ट में यह है, इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस R2 के रेस्पेक्ट में इसका 0 आ जाएगा, इसका आएगा -dr2 अपॉन R2 का स्क्वायर। देखो माइनस 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 तीनों से कट गए, तो ये आ जाएगा। क्या मैं इस dr इक्वलेंट को, dr को डेल्टा r लिख दूं एरर के फॉर्म में, dr को डेल्टा r, वहां भी हमने ये किया था, dx को डेल्टा x, dy को डेल्टा y, तो ये हो गया माइनस तो कट ही गया, देखो कॉमन आके कट जाएगा, डेल्टा r इक्वलेंट अपॉन r इक्वलेंट का स्क्वायर, डेल्टा r1 अपॉन r1 स्क्वायर, डेल्टा r2 अपॉन r2 स्क्वायर। ये रिलेशन आप याद भी रख सकते हो कि जब हमें कोई ऐसा रिलेशन दे रखा है पैरेलल जैसा, तो ऐसे केस में हम ये करते हैं। ऐसा रिलेशन और कहां कहां आता है, ऐसा रिलेशन देखो रेजिस्टेंस में है, कैपेसिटेंस में है, इंडक्टेंस में भी आता है। इसके अलावा ऐसा रिलेशन आता है लेंस के अंदर, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो जहां भी ऐसे रिलेशन आते हैं सबका फॉर्मूला कुछ ऐसे ही बनेगा। 1/v की जगह हो जाएगा डेल्टा v अपॉन वी स्क्वायर, 1/u का हो जाएगा डेल्टा u अपॉन यू स्क्वायर, 1/f का हो जाएगा डेल्टा f अपॉन एफ स्क्वायर। तो ये सारे इसी तरीके के फॉर्मेट में आ जाएंगे। तो ये याद रखने में कोई बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से। आप डिफरेंशिएशन से मेथड भी याद रख सकते हैं, बाकी ये रिजल्ट भी याद रख सकते हैं कि पैरेलल में ये होता है। फॉर पैरेलल इक्विवेलेंट, फॉर पैरेलल रेजिस्टेंस, फॉर पैरेलल रेजिस्टेंस। बोलो भाई। अब देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे R1 एक बार यूज हुआ, R2 एक बार यूज हुआ, इसमें साइन की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हमसे पूछा क्या है, परसेंटेज एरर पूछा है R इक्विवेलेंट में। तो देखो डेल्टा R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट का स्क्वायर, यह आ गया डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। आप एक काम करो, एक R इक्विवेलेंट को इधर भेज दो, तो यह आ जाएगा डेल्टा R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, एक बचेगा, और इसको 100 से भी गुना कर दो। ऐसा क्यों किया, अरे ये परसेंटेज एरर बन गया। देखो इसमें से एक R इक्विवेलेंट चुरा के इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू 100 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू 100, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया R इक्विवेलेंट से। मैंने क्या किया, यहां से एक R इक्विवेलेंट को इधर भेज दिया और परसेंटेज एरर बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो हो गया ये परसेंटेज एरर इन R इक्विवेलेंट, परसेंटेज एरर इन R इक्विवेलेंट। बताओ कितना हो जाएगा, डेल्टा R1 कितना आएगा, डेल्टा R1 कितना आएगा, डेल्टा R1 0.2, 0.2 अपॉन R1 स्क्वायर 20 का स्क्वायर इंटू 100 प्लस डेल्टा R2 0.5 नहीं सॉरी 0.1 और 50, 0.1 अपॉन 50 का स्क्वायर इंटू 100 इंटू R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या आएगा, ये आएगा R1 R2
अपॉन R1 प्लस R2, तो ये आएगा कितना, R1 है 20, R2 है 50 अपॉन 20 प्लस 50, तो ये आ गया R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1000/70, तो 100/7, 100/7 यहां मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व करो इसको, सोल्व करो, तो ये आएगा देखो 20 पंजू 100, 5 दूनी 10, 1 हो गया 1/20, तो ये हो गया 1/20 प्लस 50 दूनी 100, तो ये आ गया 2/25, एक काम करें, ये आ गया 0.2/50, इसको 100/7 से मल्टीप्लाई करना है, 100/7 को अंदर ले आओ, 7 को बाहर लो, 100 को अंदर ले आओ, 100/20 प्लस 100 इंटू 0.2, 20/50 इंटू 1/7, कितना आ गया ये तो आ गया 5, और ये आ गया 5 चौक 20, 5.4/7%, 0.7749, 50, 5 बचा, फिर 7/7 लगभग 0.77%, लगभग 0.77%। आर इक्वलेंट पे स्क्वायर नहीं लगाया बेटा, एक आर इक्वलेंट इधर मल्टीप्लाई में आ गया ना, देखो एक आर इक्वलेंट इधर मल्टीप्लाई में आ गया, मुझे इधर आर इक्वलेंट ही चाहिए ताकि परसेंटेज एरर बोल सकूं इसको, यदि यहां आर इक्वलेंट स्क्वायर होगा तो परसेंटेज एरर नहीं होगा, ठीक है सर। ए बी दिया हो, रूट ए बी पूछा हो तो कैसा होगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, रूट ए बी, तो ये लिखोगे a की पावर 1/2 b की पावर 1/2, तो सीधा मल्टीप्लाई वाला है पावर के साथ, 1/2 आगे परसेंटेज एरर ऑफ ए, 1/2 आगे परसेंटेज एरर ऑफ बी। इनमें तो कोई ये दिक्कत पता है कब होगी, रूट में दिक्कत नहीं है, पावर में दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड में दिक्कत नहीं है, रेसिप्रोकल कर दिया और साइन की टर्म आ गई, लोग की टर्म आ गई, वहां पे ऐसा करते हैं, वहां ऐसा करते हैं। मल्टीपल वेरिएबल कहां है, तीनों रेजिस्टेंस ही हैं, तो अलग अलग रेजिस्टेंस है ना बेटा, तो अलग अलग हो गए ना, आर इक्वलेंट R1 R2, R3 वाली बात कम समझ में आई, देखो एक्चुअल में कुछ बुक्स में वो वाला सॉल्यूशन भी होता है, लेकिन वो सही नहीं, मैं तो समझा रहा हूं कि वहां पे दिक्कत ये है हम R1 और R2 को अलग अलग ले रहे हैं, R1 प्लस R2 को अब अलग नहीं ले सकते, इसको नया वेरिएबल R3 नहीं बोल सकते, क्योंकि वो R1 R2 पर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। R3 यदि R3 ले रहा हूं R1 प्लस R2, तो मैं मेरी मर्जी से एरर को प्लस माइनस नहीं यूज कर पाऊंगा, किसी केस में वो सही जवाब दे सकता है तो किसी केस में वो गड़बड़ भी कर सकता है, ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, इसके बाद परसेंटेज चेंज प्रॉब्लम, परसेंटेज चेंज प्रॉब्लम, देखो परसेंटेज की बातें मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आप इसको थोड़ा समझते हैं, परसेंटेज चेंज प्रॉब्लम, परसेंटेज चेंज से पहले आप छोटे छोटे परसेंटेज को तुरंत से लिखना सीखो। यदि मैं आपसे पूछूं इफ x is increased by 10%, then new x will be, बताओ कितना हो जाएगा, यदि x को 10% बढ़ा दूं तो नया x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब नई वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप क्या कहोगे, नई वैल्यू हो जाएगी x डैश, जो होगा x बढ़ाया तो प्लस
एक्स का 10%, 10% ऑफ एक्स, यही होगा या नहीं होगा? हमने एक्स को 10% बढ़ाया, तो एक्स तो है ही और उसका 10% और बढ़ गया, तो ये आ जाएगा एक्स 10% ऑफ मल्टीप्लाई एक्स का, परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, एक्स का 10%, इसको ऐसा लिखते हैं एक्स का मतलब गुना, 10% हटाने के लिए 100 से डिवाइड, ऐसे लिखते हैं। किसी भी चीज का 10% मतलब उसका 10वां हिस्सा। देखो 10वां हिस्सा कैसे आया, देखो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10वां हिस्सा, 10% मतलब 10वां हिस्सा, 20% मतलब 20वां हिस्सा नहीं होगा, 20% मतलब 20/100, 10% मतलब 10/100वां हिस्सा, परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो 10% परसेंट हटाओगे 10/100, 20% 20/100, 30% 30/100, 5% 5/100, 2% 2/100, समझ गए? मतलब उस क्वांटिटी को परसेंट कितना है अपॉन 100 से डिवाइड कर देंगे, तो एक्स क्वांटिटी का 10% हो जाएगा, 10/100 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.1x, तो नया x जो हो जाएगा 1.1x हो जाएगा, 1.1x मतलब 0.1x टाइम्स बढ़ गया, 0.1x टाइम्स बढ़ गया। क्या ये बात समझ में आई? यदि मैं कहूं इफ v इज इंक्रीज्ड बाई 20%, बताओ नया v कितना होगा? बताओ नया v कितना होगा? नया v कितना होगा, जल्दी बोलो, नया v कितना होगा? तो आप क्या कहोगे, v बढ़ा दिया तो प्लस कितना, v का 20%, तो 20/100, मतलब ये आ जाएगा 0.2। देखो 10, 2/10, जब 2 को 10 से डिवाइड कर दो 0.2 बन जाएगा, तो ये आएगा 1.2v, कितना हो जाएगा 1.2v, तो नया v हो जाएगा 1.2v। यदि मैं कहूं इफ मोमेंटम p इज डिक्रीज बाय 5%, यदि मोमेंटम को 5% डिक्रीज कर दिया, तो बताओ नया मोमेंटम क्या होगा? बताओ नया मोमेंटम क्या होगा? कोई क्वांटिटी p है जिसको 5% डिक्रीज कर दिया, 0.5p, वेरी गुड बेटा, 0.5p, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 0.5p मतलब p/2, आधा, मतलब तुमने आधा कर दिया, 5% किसी चीज को घटाया, तो क्या तुमने उसको आधा कर दिया नालायक हो? क्या तुमने उसको आधा कर दिया? शर्म नहीं आती। p घटाया, घटाया तो माइनस, p का कितना 5%, तो 5/100, तो ये आएगा 0.05, तो ये आएगा 0.95p। 5% घटाया तो 95% तो बचा ना, 95% बचने का मतलब है 0.95 टाइम्स होना। बोलो बोलो बोलो, if v become 0.8v, देन परसेंटेज चेंज कितना होगा? परसेंटेज चेंज कितना होगा? यदि v बन गया 0.8v, कितना परसेंट चेंज हुआ? कितना परसेंट चेंज हुआ? कभी भी परसेंटेज चेंज निकालना हो ना, तो उसका फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100%। कभी भी परसेंटेज चेंज निकालना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल गुना 100 होता है। फाइनल हो गया 0.8v, इनिशियल v अपॉन v इंटू 100%, तो यह आएगा माइनस 0.2v अपॉन v इंटू 100%, v कट गया, -20%। माइनस का मतलब है घटा है,
20% घट गया, स्पीड 20% घट गई। देखो ओरली सोल्व कर सकते हो ये चीज। अब मैं तुमसे कहूं कि स्पीड v से 0.6v हो गई, कितना परसेंट घटी बताओ? v से 0.6v हो गया, बोलो। v से 0.6v हो गया मतलब 40% घट गया। एग्जैक्टली 0.6v होना मतलब 60% बचा है, मतलब 40% घट गया। परसेंटेज चेंज 40% हो जाएगा माइनस का। ठीक है, बताओ यदि मान लो हम स्पीड को 2% घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी? स्पीड को 2% घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी? बोलो, v को 2% घटाएंगे कितनी हो जाएगी? 0.98v। एग्जैक्टली 0.98v हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यदि मैंने स्पीड को डबल कर दिया तो कितना परसेंट चेंज किया? यदि मैंने स्पीड को डबल कर दिया कितना परसेंट चेंज किया? डबल कर दिया तो परसेंटेज चेंज होगा 2v माइनस वी अपॉन वी। 2v माइनस वी, वी आएगा v अपॉन वी, 1 हो जाएगा इंटू 100, मतलब 100%। डबल करने का मतलब है जितना था उतना ही बढ़ा दिया, तो 100% बढ़ा दिया। यदि किसी चीज को 3 गुना कर दिया कितना परसेंट बढ़ा दिया? यदि किसी चीज को 3 गुना कर दिया कितना परसेंट बढ़ा दिया? 3 गुना करना मतलब v था तो 3v करना, तो चेंज आएगा 3v अपॉन v, 3v माइनस v अपॉन v, मतलब 2v बाई v, मतलब 2 इंटू 100, 200%। 3 टाइम्स करने का मतलब है जितना था उसका डबल और बढ़ा दिया। डबल बढ़ाने का मतलब 200% बढ़ा दिया, 200% बढ़ा दिया। क्या ये चीजें समझ में आ रही हैं? देखो छोटे बच्चे की तरह परसेंटेज निकालना सिखा रहा हूं। अब इसको क्वेश्चंस में यूज करेंगे। पहले तो परसेंटेज चेंज निकालना आना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। 5% बढ़ा दिया, 5% घटा दिया, ये। अब देखो यहां 2 तरीके की प्रॉब्लम होती है। फॉर परसेंटेज चेंज कैलकुलेशन, जब हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करते हैं तो यहां 2 केस होते हैं। एक्चुअली परसेंटेज चेंज कैलकुलेशन मतलब स्पीड को हमने कुछ परसेंट चेंज किया तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट चेंज होगी, मोमेंटम कितना परसेंट चेंज, मतलब स्पीड से डिपेंडेंट जितनी भी क्वांटिटी है उनमें कितना परसेंटेज चेंज आएगा, ये कैसे निकालेंगे? तो यहां पे केस 1, इफ परसेंटेज चेंज इज बिलो 5%, यदि परसेंटेज चेंज किसी क्वांटिटी में 5% से कम है तो ऐसी कैलकुलेशन देखो हम क्या करते हैं। जैसे मैं कहता हूं y इज प्रोपोर्शनल टू है x की पावर n। हमने जैसे एग्जाम्पल के लिए कहा कि y जो है x की पावर n के प्रोपोर्शनल है एंड परसेंटेज चेंज इन x जो है वो 3% है। पूछा है फाइंड परसेंटेज चेंज इन y, y में परसेंटेज चेंज पूछा है। देखो पहला केस ले रहे हैं कि कोई एक क्वांटिटी दूसरी पे ऐसे डिपेंडेंट है, तो x में 3% का चेंज किया तो y में कितना परसेंट का चेंज होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, यहां पे हम डिफरेंशियल फॉर्मूला यूज करते हैं। हम कहते हैं यूज डिफरेंशियल फॉर्मूला, यूज डिफरेंशियल फॉर्मूला। यूज डिफरेंशियल फॉर्मूला एज इन एरर कैलकुलेशन। जैसे हमने एरर में कैलकुलेट किया था ना, ऐसे जैसे
हम कहेंगे y प्रोपोर्शनल है x की पावर n के, तो आप सीधा लिखोगे परसेंटेज चेंज इन y होगा n टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन x, ऐसे लिखेंगे। y में परसेंटेज चेंज जो है वो x में परसेंटेज चेंज का n टाइम्स होगा, पावर आगे मल्टीप्लाई आ जाएगी, तो ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन y हो जाएगा n टाइम्स ऑफ 3%, तो ये आ जाएगा 3n%, 3n%। मतलब यदि पावर 2 होगी तो ये 3 इंटू 2 6% आ जाएगा, पावर 3 होगी तो 9% आ जाएगा। ऐसे बात समझ में आई? मतलब छोटे परसेंटेज चेंज के लिए ये डिफरेंशियल मेथड यूज किया जाता है। पावर में -1 नहीं होगा सर, जो भी है पावर जो भी है वो लिखेंगे एज इट इज। यदि पावर -1 -2 कुछ भी है तो वो माइनस के साथ लिखेंगे। तो एक्चुअल में यदि पावर माइनस की होगी तो तुम एक्स में पॉजिटिव का चेंज करोगे तो वाई में निगेटिव का चेंज होगा, मतलब एक्स बढ़ाओगे तो वाई घटेगा, क्योंकि यदि पावर निगेटिव है तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाई जो है वो 1/x² ना होकर के 1/x² पे डिपेंड करता है, तो इसको लिखेंगे x की पावर -2, तो -2 नीचे परसेंटेज चेंज इन ये। तो बेटा यहां पे आपको पावर को विद साइन यूज करना होता है। इन दिस केस, यूज पावर विद साइन, पावर को विद साइन यूज करना होता है। जैसे एग्जांपल कराता हूं, जैसे एक एग्जांपल देखना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? p²/2m। गिवन दैट परसेंटेज चेंज या परसेंटेज, गिवन दैट मोमेंटम p इज इंक्रीज्ड by 2% and mass is increased by 1%. Find percentage change in kinetic energy। जैसे ये क्वेश्चन आ, ध्यान से सुनना। देखो छोटे चेंज है, 2%, 1%, छोटे चेंज है, 5% से छोटे चेंज है। जब भी चेंजेस 5% से छोटे होते हैं तो हम ये ही फॉर्मूले यूज करते हैं, जैसे हम एरर में यूज करते थे। इसको हम बोलते हैं एरर फॉर्मूला, एरर वाला मेथड है। एरर वाले मेथड में क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है इनटू परसेंटेज। वहां परसेंटेज एरर होता था, यहां परसेंटेज चेंज होगा। लेकिन यहां एक छोटा सा डिफरेंस है, आप यहां मास को बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। तो इफेक्ट को ध्यान देना है यहां पे, सीधा सीधा। एरर के लिए हम क्या बोलते थे कि साइन को ध्यान मत दो, एरर हमेशा ऐड होता है। लेकिन परसेंटेज चेंज जब हम निकालते हैं तो कोई चीज यदि प्लस साइन के साथ आ रही है तो प्लस साइन के साथ लिखो, माइनस के आ रही है तो माइनस। उसमें हमारी मर्जी से प्लस नहीं करते, क्योंकि यहां चीजें चेंज की बात हो रही है। आप नीचे मास को बढ़ाओगे काइनेटिक घटेगी, ऊपर मोमेंटम को बढ़ाओगे काइनेटिक बढ़ेगी, तो दोनों का इफेक्ट अलग होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है p²/2m। तो इसको लिखेंगे p इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 2 मास की पावर -1। तो हम लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन p प्लस नहीं -1 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन मास। ध्यान से देखो, ऐसे लिखेंगे।
अगर 5% ही हो तो क्या करें बेटा, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 5% में भी लगा देना। बड़ा चेंज एक्चुअल में क्या है, जितना बड़ा चेंज होगा उतना ज्यादा इनएक्यूरेट रिजल्ट आएगा। जितना छोटा परसेंटेज चेंज होगा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। जैसे 4% के लिए जो एक्यूरेसी होगी उससे ज्यादा एक्यूरेसी 2%, 1% के लिए होगी। तो अब देखो यहां 2 गुना, बताओ परसेंटेज पी में कितना चेंज है, पी में 2% चेंज है, -1 गुना मास में कितना है 1% है। तो एक्चुअल में पी का 2% चेंज काइनेटिक एनर्जी को 4% बढ़ा रहा है, लेकिन मास का 1% बढ़ाना काइनेटिक एनर्जी को 1% घटा रहा है। 4 बढ़ाया 1 घटा, जवाब होगा 3%। जवाब होगा 3%। यही क्वेश्चन यदि एरर का होता, सेम क्वेश्चन एरर का होता, तो एरर में क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों टाइप की एरर हो सकती है। हमें कुछ नहीं पता, हमें नहीं बताया कि पॉजिटिव या निगेटिव, हमें सिर्फ एरर है। तो वहां हम फिर इनको ऐड करते हैं, तो आंसर 5% होता है कि मोमेंटम में एरर, मास का एरर दिया है, काइनेटिक एरर, तो फिर ऐड होता। लेकिन चेंज में विद साइन लेना होता है। अब एक चीज और देखना, यहां चेंज में हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। मोमेंटम को बढ़ा रहे हैं, जिस भी चीज को बढ़ाते हैं उसका परसेंटेज चेंज प्लस का होता है, और जिसको घटाते हैं उसका परसेंटेज चेंज माइनस का होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं मोमेंटम को इंक्रीज की बजाय डिक्रीज किया, हम बोले मोमेंटम को 2% डिक्रीज किया, तो इस क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज -2% लिखते। जिस चीज को बढ़ा रहे हैं उसका चेंज प्लस का लिखेंगे, जिस चीज को घटा रहे हैं उसका चेंज माइनस का लिखेंगे। मतलब विद साइन, साइन प्रॉपर यूज करेंगे, पावर वाला साइन भी प्रॉपर यूज करेंगे। सबसे पहले सबको ऊपर ले जाएंगे और प्रॉपर साइन यूज करेंगे। दूसरा, बढ़ा रहे हैं तो प्लस का लिखेंगे, घटा रहे हैं तो माइनस का लिखेंगे। यदि फाइनल आंसर प्लस का परसेंटेज आया मतलब बढ़ा है, और यदि फाइनल आंसर माइनस का आया मतलब ओवरऑल क्वांटिटी घटी है। बोलो 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 बोलो। बिल्कुल, जब हम किसी क्वांटिटी को चेंज करते हैं तो वो लिखता है कि बढ़ाया है या घटाया है। यदि नहीं लिखा है तो हम इंक्रीज करना ले लेते हैं बाय डिफॉल्ट। यदि बोला कि परसेंटेज चेंज 3% है तो हम बाय डिफॉल्ट उसको +3% लेते हैं। लेकिन यदि नहीं लिखा है तो ये ऐसा लिखा है, तब तो फिर प्लस माइनस आपको दिखेगा ही। बोलो बोलो बोलो, क्या ये बात क्लिक कर रही है? तो देखो कुछ नया नहीं है एरर वाली चीजें। लेकिन जब हम चेंज की बात करते हैं तो एरर में जैसे हमेशा ऐड करते हैं, यहां हमेशा ऐड हो जरूरी नहीं है। लॉजिक भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं मास बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक बढ़ेगी नहीं, मास का इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी पे उल्टा पड़ेगा, मोमेंटम का इफेक्ट अलग पड़ेगा। तो जो चीज पॉजिटिव पावर के साथ है उसका इफेक्ट अलग पड़ेगा, जो चीज ऊपर जाके निगेटिव पावर की होगी उसका इफेक्ट अलग होगा। नोट्स लिखा दीजिए, क्या लिखवाया फिर ये, मैं क्या लिखवाया है, ये लिखवा के ही तो समझा रहा हूं, और कैसे लिखूं, मेरे से बढ़िया नोट्स कोई नहीं लिखेगा। एक एक चीज नोट्स में प्रॉपर लिख करके एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा हूं। आप अपने लैंग्वेज में कुछ और ऐड करना चाहो तुम्हारी मर्जी है। बोलो बोलो। हाँ, यदि बोलता कि मास इज डिक्रीज बाई 1%, तो हम इसको लिखते -1%, और ये माइनस प्लस हो जाता, देन आंसर विल बी 5%। देन आंसर विल बी 5%। साइन वाला, तो ये क्या लिखा है, इन दिस केस यूज पावर विद साइन। मैं क्या लिख रहा हूं, ये तो लिख रहा हूं। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है बात सभी को? क्लियर है बात सभी को? दूसरा केस, केस 2, जब परसेंटेज चेंज बड़े हों, व्हेन परसेंटेज चेंज इज मोर देन 5%, जब 5% से बड़े चेंज हो तो हम एरर मेथड यूज नहीं करते, उसमें उस वाले मेथड में गलती ज्यादा होती है, मतलब बड़े चेंज के लिए हम यूज नहीं करते।
तरीके से बड़े एरर के लिए भी यूज नहीं करते। वो तो हम नीट में क्वेश्चन आते हैं, मान लेते हैं हम, जैसे बोल दिया कि एक क्वांटिटी है 7% एरर है, हम सीधा सीधा प्लस करके लिख देते हैं। तरीके से 5% से बड़े चीज के लिए एरर नहीं लिखते। नीट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें आंसर 14%, इतना परसेंट ये आ रखे हैं। बेटा इतने बड़े बड़े चेंज के लिए हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, बट नीट में चलता है, नीट में कर लेते हैं। लेकिन यहां याद सुन लो, यहां बात अलग है। जब हम परसेंटेज चेंज की बात करते हैं तो अलग, एरर में हम यूज कर रहे होंगे, एरर में शायद हम यूज कर रहे थे कितना परसेंट तक, लेकिन यहां पे जब बड़े एरर होते हैं 5% से बड़े, तो वहां हम परसेंटेज चेंज में एरर वाला डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करते। तो क्या यूज करते हैं, ध्यान से देखो। यूज डू नॉट यूज एरर मेथड, यूज प्रोपोर्शनलिटी मेथड। ये क्या होता है, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे y जो है वो x की पावर n के प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल ये हो गया, या कुछ भी ऐसा है, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स की पावर n, a एक कांस्टेंट पड़ा रहेगा। तो हम लिखेंगे y जो है वो x की पावर n के प्रोपोर्शनल है। तो यहां से लिखेंगे y1 अपॉन y2, ये आएगा x1 अपॉन x2 की पावर n। यहां से सोल्व करते हैं, ऐसे सोल्व करें, प्रोपोर्शनलिटी मेथड से निकालेंगे। जैसे एक क्वेश्चन करवाता हूं, if speed is increased by 10%, then percentage change in kinetic energy will be। यदि स्पीड को 10% बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। देखो परसेंटेज वाला तो क्या आंसर देता, हम कहते काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो आप कहते परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वी स्क्वायर है ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन स्पीड। तो ये है 10%, तो ये 20%। एरर वाले मेथड से इसका आंसर आता 20%। सिर्फ पावर का 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, एक को 10% किया तो स्क्वायर 20%, लेकिन वो गड़बड़ आंसर देगा। एक्चुअल क्या आएगा देखो, हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो मैं मान लेता हूं लेट इनिशियल, वी इनिशियल जो था वो वी था, तो वी फाइनल क्या हो जाएगा, वी फाइनल क्या हो जाएगा, नया वी क्या हो जाएगा, वी फाइनल हो जाएगा 10% बढ़ा दिया वी प्लस 10% ऑफ वी, तो ये हो जाएगा 1.1 वी। अभी सिखाया कि v है उसको 10% बढ़ा देंगे तो 1.1 वी हो जाएगा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है उसको k बोल देता हूं, एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है उसको k डैश बोल देता हूं। तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड, मतलब k अपॉन k डैश जो होगा वो v अपॉन v डैश के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, बराबर होगा। ये लिखना आता है ये, यदि ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो देखो के प्रोपोर्शनल होगा वी स्क्वायर के डैश होगा वी डैश स्क्वायर के, तो के दोनों को इक्वेशन को डिवाइड किया दोनों इक्वेशन को, तो दोनों का डिवीजन, तो इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। तो यदि क्यूब होता तो क्यूब आ जाता, रूट होता तो रूट आ जाता, 5 होता तो 5 आ जाता, जो पावर होती, इधर भी कोई पावर होती तो इधर आ जाती। तो अब देखो क्या कहेंगे
के है, के डैश निकालना है हमें, v जो है v है, v डैश कितना है, v डैश 1.1 v, उसका स्क्वायर, तो v से v कट गया, तो देखो ये क्या आ गया, k अपोन k डैश, और ये आएगा 1/11 का स्क्वायर होता है 121, और डेसिमल स्क्वायर करोगे तो 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहां से k डैश जो है वो 1.21 के आएगा। कोई बताएगा कितना परसेंट बढ़ा? जो काइनेटिक एनर्जी के थी वो अब कितनी हो गई, 1.21 के, 21% बढ़ गया, 21%। तो परसेंटेज चेंज होगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, तो आप निकालोगे ये 21% आंसर आएगा। सीधा दिख भी रहा है 1.21 टाइम्स बढ़ गया, मतलब 21% बढ़ गया। बोलो बोलो बोलो। वैसे 20 आ रहा था, यहां क्लोज है 20 और 21, लेकिन सही जवाब 21% है, 20% गलत है, उसमें एरर है। बोलो बोलो बोलो। तो दो केस हैं, जब छोटा चेंज हो बड़ा चेंज हो, छोटा बड़ा। अब देखो छोटा चेंज बड़ा, आप कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि छोटा या बड़ा है? तो एक लिमिट बनाएगी कि लगभग 5% ले लो, तो 5% से कम में एरर वाला मेथड यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट पावर को मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन बड़े चेंज 5% से बड़े चेंज के लिए ये यूज करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं 6% में, मैं चाहूं तो 6% में भी जवाब दे दूंगा, लेकिन यदि इस मेथड से सोल्व करेंगे तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ बनेगी। इस तरीके से यूज करोगे कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या बनेगी, टफ बनेगी। उसका आंसर जैसे इस 6% चेंज होता तो 12% के थोड़ा सा आजू बाजू में आता। एक्चुअल आंसर 12 की बजाय 12 के थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, ऐसे। बोलो, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन का जवाब दो। काइनेटिक एनर्जी को दो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस बाय 0.2%, तो मोमेंटम कितने परसेंट से चेंज होगा? बताओ भाई। अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, 30 सेकंड का टाइम है। ये देखो बेटा, ये जो ए और बी आंसर देने वाले बच्चे ने, इनसे तो मैं कुछ बात करूंगा नहीं, ये तो ठीक है अपने मन मर्जी के वो हैं, इनसे तो क्या ही बात करें। लेकिन जिसने सी आंसर दिया है, सी 0.4, वो रटा रटाया कुछ भी, मतलब वो सोल्व नहीं कर रहा है, श्योर है वो सोल्व नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बस डबल से मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मोमेंटम के टर्म्स में होता है p²/2m, नहीं पता है तो याद कर लो। जैसे काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 12mv² होती है, लेकिन इसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मास से डिवाइड, तो ये आ जाएगा mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m, तो ये आ गया p²/2m ऐसे। तो ये याद रखना, काइनेटिक एनर्जी p²/2m होती है। अब इसने देखो क्या बोला है, इसने परसेंटेज चेंज काइनेटिक का दिया है, यदि हमें मोमेंटम का देता और काइनेटिक का पूछा होता तो 2 से मल्टीप्लाई करता। ये होगा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ऐसा क्यों यूज कर पा रहा हूं? क्योंकि बहुत छोटा चेंज है, 0.2% कर लूंगा। परसेंटेज अभी हमें दिया है, ये हमें 0.2% दिया है, 2 इंटू ये हमसे पूछा है। जिसने सही तरीके से सोल्व करने की कोशिश की होगी वो गलत नहीं करेगा। और बेटा सिलेक्शन, वो कहते हैं ना कि सर मैंने खूब मेहनत की, पता नहीं मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, यही डिफरेंस होता है।
सिलेक्शन लेने वाले बच्चे और ना लेने, जो दोनों ने पढ़ा है, मेहनत बराबर की है, एक ही टीचर से पढ़ा है, सब कुछ किया है, लेकिन कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। वो यही डिफरेंस है, जो सीधा 0.2 का 2% कर रहे हैं, जो कि सही करने वालों से ज्यादा नंबर है। कुछ ऐसा नहीं है कि आप ना सोच सको। यदि ईमानदारी से आपने किया तो ये आएगा 0.1%। सोचने की बात, सोचने की बात है बेटा, समझ रहे हो? सर हाफ एम वी स्क्वायर से भी सोल्व हो सकता है क्या? बेटा आप मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकालो। स्पीड से कैसे करोगे? जब तक जिन दो क्वांटिटी में बातें कर रहा है उनके बीच का रिलेशन नहीं निकालोगे तब तक कैसे सोल्व करोगे? समझ गए? इफ इंडिपेंडेंट प्रोपोर्शनलिटी विल एप्लीकेबल, ये क्या बात पूछ क्या रहे हो? तुम्हारी समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या पूछ रहे हो। ये करो। A body is moving under the action of a force. Suddenly, force is increased to such an extent that its kinetic energy is increased by 100%. तो मोमेंटम इंक्रीजेज अप्रोक्सीमेटली। मोमेंटम कितना परसेंट बढ़ेगा? यदि काइनेटिक एनर्जी 100% बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मान लेते हैं के है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 100% बढ़ गई, तो के में के का 100% बढ़ गई, मतलब 2k हो गई, डबल हो गई। काइनेटिक एनर्जी 100% बढ़ने का मतलब है डबल हो गई। रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। अब मास के लिए तो कुछ चेंज किया नहीं, तो मैं कहूंगा के अपॉन के डैश जो होगा वो पी अपॉन पी डैश का स्क्वायर होगा। 100% बड़ा चेंज है, 100% बड़ा चेंज है। तो आप लिखोगे पहले काइनेटिक एनर्जी के, बाद में 2k, पहले मोमेंटम p, बाद में p डैश का स्क्वायर। के से के कट गया, तो यहां से 1/2 इज इक्वल टू p अपॉन p डैश, तो यहां से सॉरी p डैश का स्क्वायर, तो यह आएगा 1/√2 इज इक्वल टू p अपॉन p डैश। तो p डैश विल बी √2 टाइम्स ऑफ p, मतलब p डैश होगा 1.41p। कितना परसेंट बढ़ा? 41% इंक्रीज, 41% इंक्रीज। अब ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन देखो इसने पूछा अप्रोक्सीमेटली, लगभग, लगभग 40%, लगभग 40%, लगभग 40%। देखो क्या इसमें एरर वाला यूज कर सकते हैं कि काइनेटिक में जितना चेंज होगा मोमेंटम, काइनेटिक में चेंज मोमेंटम का डबल होगा? यदि वो यूज करते तो काइनेटिक में हुआ है 100%, तो 100% बराबर होता ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन पी, मतलब पी का परसेंटेज चेंज 50% आता, जो कि ऑप्शन भी नहीं है, गलत भी होता। तो जितना बड़ा चेंज करोगे, देखो 100% चेंज किया तो एरर भी उतना ही बड़ा आएगा। तो इसीलिए 5% से छोटे के लिए तो डायरेक्ट कर देते हैं, और 5% से बड़े के लिए ऐसे करना होता है। अगेन क्या क्या मतलब यहां पे डांस चल रहा है, वंस मोर कर रहे हो? अरे भाई उसने बोला काइनेटिक एनर्जी को 100% बढ़ा दिया, मतलब डबल कर दिया। पहले के था तो अब 2k कर दिया। रिलेशन होता है के इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, तो के का रेशियो पी स्क्वायर, पी के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। पहले के था बाद में 2k हो गया, पहले पी था बाद में पी डैश हो गया, इसका स्क्वायर सोल्व किया तो मोमेंटम का आ गया 1.41 पी। यदि आप कोई चीज को पी से 1.41 पी कर रहे हो, इसका मतलब 41% बढ़ा दे रहे हो। 0.41 टाइम्स बढ़ाना मतलब 41% बढ़ाना। आप परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगा दो, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100।
41% आ जाएगा। 41% नहीं, वो अप्रोक्सीमेटली 40% आंसर दे रखा है। देखो 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 देखो, ठीक है। एक ये देखो, ये होमवर्क में कर लेना। सेम आंसर बताऊं क्या आएगा? देखो, जो चीज इसके लिए बात कर रहा है, चेंज के लिए, एरर में भी वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि एरर किसी चीज में एरर बड़ी दे रखी है तो हम प्रोपोर्शनलिटी मेथड से जाते हैं, ना कि डायरेक्ट एरर मेथड से। एरर मेथड भी हम 5% से छोटे चेंज के लिए ही लगाते हैं, बड़े के लिए यहां भी प्रोपोर्शनलिटी मेथड से ही जाएंगे। ये आपको होमवर्क में, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। अगली क्लास में सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे और राउंड ऑफ करना सीखेंगे। ओके, ठीक है। बाय बाय, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।